going to share the CUT complete प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है। अब अगर हम बात करें जो आपका मोड ऑफ एग्जाम होगा बच्चा, वो होगा टोटली एंड टोटली दी कंप्यूटर बेस्ड। कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी को आपको कंसिडर करना है, फॉर्मेट प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मेट को नहीं छोड़ना है, न्यूमेरिकल एक्यूरेसी रखनी है, मॉक टेस्ट रोज लगाने हैं और कंसिस्टेंट रहना है। तो आप तैयार रहिए इजी मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल के लिए, तो आपका पेपर अच्छा ही जाना है। डोंट वरी अबाउट दैट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि CUET, जहां हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। आज के इस सेशन में मैं श्वेता तिवारी, आपकी कॉमर्स एजुकेटर एट दी दृष्टि CUET, आपको बताएगी कि आपको इस जर्नी की तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ हम जानेंगे कि हमारे पास जो कम से दिन बचे हैं, हम कैसे अकाउंटेंसी के पेपर में एस कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर दी CUT कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है, ताकि आप इसका फॉलो करके आपका जो टारगेट स्कोर है वो अराउंड 250 टू 250 होगा। तो यहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगी विच विल बी रिलेटेड टू दी CUET अकाउंटेंसी पेपर, एंड मैं साथ ही साथ आपको ये हेल्प भी करूंगी कि आप किस तरह से अपने इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग दी कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू वीडियो एज वेल, जहां से आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा होगा। फॉर दैट आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना होगा। अभी हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें ओवरऑल जो पेपर देना है वो कौन करा रहा है। यहाँ पे ये पेपर कंडक्ट कराती है UGC बॉडी, एंड अगर हम बात करें CUET जो UG अभी लेवल का हो रहा है वो 2026 का है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के बाद आपका जो पेपर होगा ये आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके थ्रू आप कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। ये आपको पेपर्स चूज करने होते हैं, दैट विल श्योरली डिपेंड अपॉन कि आपको किस यूनिवर्सिटी में किस यूनिवर्सिटी में अपीयर होना है या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बेसिकली हमारा टारगेट तो 250 आउट ऑफ 250 होता है, एंड अगर आपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लिया है देन दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं कि अगर हमने अकाउंटेंसी का पेपर ऑप्ट किया है, विच विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एनी कॉमर्स स्टूडेंट हु इज गोइंग टू परस्यू द कोर्सेज लाइक BBA और BCom ऑनर्स। ऑल दीज कोर्सेज के लिए हमें इस सब्जेक्ट को तो चुनना ही चुनना है ना। अब अगर हम बात करें जो आपका मोड ऑफ एग्जाम होगा बच्चा, वो होगा टोटली एंड टोटली दी कंप्यूटर बेस्ड। मतलब आपको स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन पे इसे आंसर करना होगा। आपको कोई पेपर बेस्ड आंसर नहीं करना है, मतलब आपको हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। इट विल बी ऑन दी कंप्यूटर, एंड जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वो जस्ट 60 मिनट्स का होगा, दैट मीन्स 1 आवर का होगा। आपको इसी ड्यूरेशन में पूरे अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे। जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो प्योरली MCQ होंगे, तो डरो मत, बहुत ही यहाँ पे चिल माहौल रहेगा कि MCQ है। बट MCQ में जो ऑप्शंस होते हैं वही बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि आंसर कौन सा सही गलत होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आपका ये जो होगा वो MCQ बेस्ड होगा। टोटल क्वेश्चंस आपके 50 होंगे, सारे कंपलसरी हैं, सभी करने हैं, ठीक। आप जितने नहीं करोगे उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, हाँ नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मैम सही करने पे कितने मार्क्स मिलेंगे? आपका आंसर है 5 मार्क्स। आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। बट आप गलती नहीं कर सकते। अगर आपने इनकरेक्ट आंसर बहुत मार्क कर दिए तो वो नंबर तो गया ही गया। एडिशनली आपको एक नंबर और लूज करना पड़ेगा। फॉर ईच एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर यू आर गोइंग टू लूज दी 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। देन डिफिकल्टी लेवल यूजुअली 70% इजी, मतलब पूरे पेपर में को इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। कुछ इस तरीके से पेपर को ओवरऑल सेट किया जाता है, जहां पे आपको एज सच कोई अगर हम देखा जाए एज सच जो आपको प्लानिंग करनी होगी वो इन्हीं फेजेस को ध्यान में रखते हुए करना है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस भी करेंगे आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सिलेबस अगर हम बात करें, अभी अभी आपने अकाउंटेंसी का बोर्ड दिया है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई की थी, बहुत ही अच्छी बात है। एनसीईआरटी यूज करी थी कि नहीं करी थी? अगर करी थी, CBSE के बोर्ड में या किसी भी आपका जो बोर्ड एग्जाम है,
आपने जो भी अभी बोर्ड एग्जाम दिया है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, इन सब का ऑलमोस्ट जो एग्जाम का सिलेबस है वो यहाँ से मैच करेगा। तो यहाँ से जो आपका सिलेबस बना है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास 12th का ही सिलेबस यहाँ फॉलो हो रहा है। अगर आपने उसे ध्यान से पढ़ रखा है एंड आपने ऑलरेडी वहां पे मेहनत कर ली है, तो यकीन मानो 80% काम तो हो ही गया है, आपकी तैयारी 80% पूरी है। ठीक है, सो जो सिलेबस आएगा वो होगा आपका कुछ इस तरीके से, मैंने आपको यहाँ यूनिट वाइज बना दी है। सो पहली यूनिट होगी आपका सेम, दैट इज अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स। इसमें हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स के बारे में देखेंगे, जितना हमने देखा था बेस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये सारे टॉपिक कुछ याद से आ रहे हैं ना। तो यस, ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने पढ़े थे, बार बार रिवाइज किए, जिनके हमने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करे हैं, कॉन्सेप्ट पे काम किया है, बट हमारे कुछ कोर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट रह गए थे। बस हमें उन्हीं कोर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पकड़ना है, जहां से आपके बन सकते हैं सीयूईटी के एमसीक्यू के क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये आपका हो गया यूनिट 1। आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो कि यूनिट 1 कौन सी होगी। सो यूनिट 1 विल बी रिलेटेड टू द फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप। देन यूनिट 2 जो है आपकी, इट इज रिलेटेड टू दी रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हमने अच्छे से पढ़ ही रखा है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ सकता है, चेंज इन पीएसआर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अलोंग विद दैट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था ना। तो ये पूरा सिलेबस आपका एज इट इज है। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दैट यूनिट 2 विल कंसिडर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड दिस ऑल दी थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड, वी आर रिक्वायर्ड टू रिवाइज इट इन सच अ मैनर कि इनसे हम इजी टू इजी एंड डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट एमसीक्यू आंसर कर ले जाएं। देन आपका आता है डिसोल्यूशन। यस, सेम डिसोल्यूशन दैट वी हैव स्टडीड इन द क्लास 12, जहां पे हम मीनिंग, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, रियलाइजेशन एंड कैपिटल अकाउंट, ये सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये आपका आ जाता है यूनिट 3। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि 3 यूनिट में क्या क्या सिलेबस कवर होगा। इसका जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो यूनिट 4 याद होगा क्या करते थे, कंपनीज अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब के बारे में चीजें कंसिडर करते थे। दिस इज द होल सिलेबस ऑफ द यूनिट 4, जहां पे आपको कंपनी अकाउंट, शेयर्स, डिबेंचर्स, जितनी भी चीजें हमने क्लास 12 में पढ़ी थी वो सभी हमें एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ना है, जहां पे हम उन कॉन्सेप्ट पे भी काम करेंगे जो हमसे जाने अनजाने में स्किप हो गए थे, ताकि उनसे अगर एमसीक्यू बने तो हम रेडी रहें। ठीक है, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, दिस इज द यूनिट 5। इसमें आपका पूरा पार्ट 2 आ जाता है, जहां पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के बारे में जानते हैं कि इनका एनालिसिस क्यों करना चाहिए, लिमिटेशंस क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, पर्पस ऑफ प्रिपरेशन क्या है, टूल्स क्या हो सकते हैं इसको एनालाइज करने के, कंक्लूजन ड्रॉ करने के टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे यूज करना है, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स दैट जो हम पार्ट 2 में पढ़ते थे, वो सभी आपका यूनिट 5 बनाता है। ठीक है, तो पूरा अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है सीयूईटी में वो डिवाइडेड है इन 5 यूनिट में, एंड यहीं से आपके वो क्वेश्चंस बनेंगे, दैट इज 50 क्वेश्चंस बनेंगे, एंड ये आपके बेस्ड हो सकते हैं इजी टू डिफिकल्टी लेवल तक। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा डन है। एक आपका चॉइस मिलता है, दैट इज चॉइस बिटवीन, आपको जो चॉइस मिलेगी बच्चा, चॉइस मिलेगी आपको बिटवीन यूनिट 5th एंड दिस यूनिट। ये आपका ऑप्शनल यूनिट है, आप चाहो तो एनालिसिस वाली यूनिट करो, ठीक है, अगर आपको आती है तो आप ये करो, बट अगर आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हाथ अच्छा है, आपको उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है और आपको इस यूनिट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसको भी कर सकते हो। बट आप ये नहीं कर सकते कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ से कर लिए और कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ से करो, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, आपको एक ही यूनिट उठानी होगी, विच इज आप या तो ये उठा सकते हो यूनिट 5th, या तो यूनिट 5th का रिप्लेसमेंट है दिस यूनिट। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे टॉपिक वाइज वेटेज कैसा होगा। ये वेटेज एज सच सीयूटी तो नहीं बताता, बट मैंने ये वेटेज निकाला है एज पर दी प्रीवियस ईयर ट्रेंड। तो प्रीवियस ईयर का अगर हम ध्यान रखें तो एज इट इज जो सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक है विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा वेटेज यही कैरी करते हैं, यहीं से आपके बहुत कोर कॉन्सेप्ट बेसिस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद जो कैरी करता है इट इज द कंपनी अकाउंट्स, एंड देन इसके बाद आता है आपका एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक,
ठीक है। कंप्राइज अकाउंटिंग आपका ऑप्शनल है, ज्यादा क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बन सकते हैं, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के कोर कॉन्सेप्ट चेक करने के क्वेश्चंस आते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देन आपका आता है डिसोल्यूशन। सो ये है आपका वेटेज। इन वेटेज को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैप्टर्स को उसी तरीके से कवर करेंगे, और आपको भी अपनी तैयारी इन्हीं वेटेज को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ पीवाईक्यू की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो कुछ इस तरह से पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कितने मार्क्स के आए हैं। सो अगर हम बात करें पहले, और अगर हम बात करें 2022 तक में, तो हमारे पास एनपीओ भी सिलेबस में था, ठीक है। तो अब तो नहीं है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। पार्टनरशिप से भी जैसे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते थे, शेयर्स एंड डिबेंचर से 10 मार्क्स के आ गए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 2 मार्क्स के आए हैं, कंप्राइज अकाउंटिंग इज 4 मार्क्स एंड मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स, न्यूमेरिकल छोटे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके करीबन 10 मार्क्स के आ गए, ठीक है। सो ये आपका ईयर वाइज पैटर्न है। सो ईयर वाइज अगर हम पहचाने तो 2025, 2024, 2023, 2022, ये लास्ट 4 इयर्स का पैटर्न मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखा है। 2023 में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, पार्टनरशिप से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे, ठीक है। एंड यहाँ पे देन हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, उसके बाद डिबेंचर्स ने, ठीक। एंड देन अगर हम बात करें 2024 में बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आ गए थे, जिनका बच्चों को आइडिया नहीं रहता, तो एकदम से जब आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने की आदत हो, ताकि आप वहां जाओ तो आपको ये क्वेश्चंस कोई नए पैटर्न के ना लगे, ठीक है। 2025 में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल मिक्स आए थे, केस स्टडी भी आए थे और फॉर्मेट बेस्ड भी क्वेश्चंस आए थे, यस फॉर्मेट तक पूछे गए थे, ठीक है। सो इनका भी ध्यान रखना है कि अगर फॉर्मेट पूछा जाए तो आपको 1-2 छोटे फॉर्मेट्स बना दिए जाएंगे, जहां से आपको पूछा जाएगा इसमें से कौन सा फॉर्मेट सही है, कौन सा सही डिपिक्ट कर रहा है, तो ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये है आपका पीवाईक्यू का ट्रेंड। एक समय पे बहुत इजी आया, जो पिछले 2 साल का रहा है वो इजी टू मॉडरेट है, तो आप तैयार रहिए इजी मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल के लिए, तो आपका पेपर अच्छा ही जाना है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, एंड किन चैप्टर को ज्यादा वेटेज देना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखो, कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, हमने सीबीएसई में पढ़े हैं, हम उन्हें दोबारा से रिवाइज करेंगे, दैट वी विल डू टुगेदर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये मत सोचना कि अरे अकाउंट्स में क्या ही है, अभी तो बोर्ड्स का एग्जाम दिया था, वहां पे जाएंगे करके आ जाएंगे। बेटा, ये नॉलेज तो है, बट उस नॉलेज को उस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन किस पैटर्न में आ रहे हैं, किस क्वेश्चन पे हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेंदी क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व करना है, कैसे वहां पे सही आंसर टिक करना है। तो ये सभी आपको पहले से क्वेश्चन बेस्ड पैटर्न आपको स्टडी करके जाना ही जाना है। अपनी नॉलेज को अप्लाई करना सीखिए, तो ये काम आपको पहले करना है। ये मत सोच के जाना बेटा जी कि हमें तो आता है, अभी तो क्लास 12 का एग्जाम दिया था, वही सब आना ही है, तो मैम वही जाके हम वहां पे काम कराएंगे। नहीं, इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, सारे ऑप्शन सही लगते हैं, तब क्या करोगे। तो चाहिए ना इसके लिए प्रैक्टिस। सो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी अपनी रखनी है। आपको एक काम करना है, जो आपका ओवरऑल पीरियड था अभी तक में, तो हमारे पास मतलब अभी आपका पहले का पीरियड है। सो अगर हम बात करें पीरियड वाइज अभी तक, तो आपकी स्ट्रैटेजी बन जानी चाहिए। बट अगर नहीं बनी है तो कोई बात नहीं, अब हम अप्रैल से मई के फेज में आ गए हैं, विच इज द फेज 3, ठीक है। सो यहाँ पे हमें जो फ्रीक्वेंसी रखनी है, हमें रखना है कि हमारा जो एग्जाम स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, दैट वी शुड फॉलो इट ऑन द रेगुलर बेसिस। कम से कम हमें कोशिश करनी है कि हम रोज कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट रोज लगाएं, ताकि हमारा एक क्वेश्चन पैटर्न स्ट्रैटेजी हमें पता चल जाए, ठीक है। हमें कोशिश करनी है टाइम बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। हमें यहाँ पे आपको एक मॉक टेस्ट कुछ ना कुछ आप कहीं से परचेज कर सकते हो, एंड उन मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए। आप अपने आप को 55 मिनट दीजिए, 60 मिनट्स मत दीजिए, सिर्फ 55 मिनट दीजिए। उस 55 मिनट्स में आप कोशिश करिए 50 क्वेश्चन करने की। आप यकीन मानिए, जब आप अभी अपना पहला मॉक टेस्ट देंगे, आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, हो सकता है आप 20 या 30 या 40 क्वेश्चन ही कर पाओ,
तो यही आपको सुधारना है। विद द मोर एंड मोर प्रैक्टिस विद द मॉक टेस्ट आपको इसे इंप्रूव करना है। एंड जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं, जितना भी हमारे पास कम समय बचेगा उसमें, ठीक है। चलो, मॉक टेस्ट को एनालिसिस भी करना है। आपने एक बार मॉक टेस्ट दे दिया है, दूसरा काम यह है कि आपको उसका एनालिसिस करना है। देखो, एक तो होता है आपका, जब अभी स्टार्टिंग में कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो। तो एक रखो इमीडिएट रिव्यू। इमीडिएट रिव्यू के लिए आपको देना है 30-30 मिनट के छोटे छोटे मॉक टेस्ट। तो अगर हम बात करें 25-25 क्वेश्चन लगाओ पहले, ठीक है। आधे आधे घंटे में कोशिश करो कि 25 क्वेश्चन लगा लो। तो देखो वहां पे कौन से आंसर इनकरेक्ट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो आप, एंड जो भी आपकी इन एक्यूरेसी है, जहां पे आपकी गलती हो रही है, या उससे कहीं लिखो कि उसको मैंने ये समझा था बट इसका आंसर करेक्ट ये होना चाहिए, रीजन क्या है वो भी लिखो, और बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं ये भी करो। ये सबसे सही स्ट्रैटेजी है, जहां पे हम रॉन्ग आंसर तक को भी हम एनालाइज करते हैं। जैसे अगर मुझे लग रहा है ऑप्शन बी है पर सही आंसर ऑप्शन डी है, तो ऐसा क्यों हुआ। इसे कहीं आप अगर कॉपी में अपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को कहीं लिखते जा रहे हो और बाकी स्टेटमेंट्स क्यों नहीं होंगे उनको भी समझ रहे हो, लिखते जा रहे हो, तो यकीन मानो कि आपका जो आप फाइनल एग्जाम दोगे आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहोगे, बिकॉज आपका ब्रेन उस तरह से फंक्शन करना शुरू कर चुका होगा, ठीक है। सो पहले छोटे छोटे टेस्ट दो, ठीक है। आपको यहाँ पे समय कम रहेगा तो उसमें हमें कोशिश करनी है कि हम शुरुआत के कुछ दिन 25-25 क्वेश्चन ही लगाएं, ठीक है। देन हम एनालाइज करेंगे ओवरऑल एग्जाम। तो यहाँ पे आप 60 मिनट का दो, पूरा 60 मिनट, बट कोशिश करो 55 मिनट में आप कंप्लीट करने की, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट वहां पे हमें रिजर्व रखने हैं फॉर दी ओवरव्यू, कि हमने सारे आंसर सही से मार्क किए हैं कि नहीं। एक क्विक ओवरव्यू के लिए हमें वो 5 मिनट चाहिए, ठीक है। तो कैटेगराइज एरर्स हमें यहाँ पे देखने हैं, 60 मिनट का होगा। यहाँ पे आप जब ये 60 मिनट का पेपर दे लोगे, आप अपना मॉक टेस्ट दे लोगे, तो यहाँ पे आपको देखना है, रिवाइज करना है कि कॉन्सेप्चुअल एरर कहाँ आ रही है, जहाँ भी आ रही है उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। कैलकुलेशन एरर आ रही है तो कहाँ आ रही है उसके रिलेटेड और क्वेश्चंस लगाओ। फॉर्मेट मिस्टेक आ रही है तो उन फॉर्मेट को कहीं अलग से बनाओ, रखो अपने पास, एक कॉपी बनाओ नोट्स में, ठीक है। तो एक एरर बेस्ड आप कॉपी बना लो, उसमें ये सारी चीजें मेंशन करते जाओ, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। देन आपको यहाँ रखना है कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट, ये आपको सेम डे करना है। कोशिश करो कि उसी दिन जो भी आपको, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आप जब ये छोटे मॉक टेस्ट, बड़े मॉक टेस्ट ये जब लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। तो वहां से जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए तो आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, उसे रीसॉल्व करना है, अपने इन मॉक टेस्ट के साइकिल को कंटिन्यू करना है, एंड देन अपनी प्रोग्रेस आप खुद चेक करोगे एंड आप खुद ही खुश होगे कि यस ये स्ट्रैटेजी काम आ रही है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी। देखो, एक बार एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है ना, उसके बाद हमारे काफी सपने पूरे होने लगते हैं, हमारे एक कह सकते हैं करियर को दिशा मिल जाती है, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी ये दिशा सही रहे, आपको रिजेक्शंस ना फेस करने पड़े, जहां से आपने पढ़ने का ड्रीम किया है वो कॉलेज आपको मिल सके, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट पे कमांड तो चाहिए ही बच्चा, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से मॉक टेस्ट एनालिसिस कर सकते हो सकता है कि आपको नॉलेज बेस ज्यादा हो, बट अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, आपने स्ट्रैटेजी बिल्डअप नहीं करी, उसको एनालाइज नहीं किया डेली बेसिस पे, देन आपके लिए वही नॉलेज आपको लगेगा कहीं काम ही नहीं आ रही है। आप खुद सोचोगे कि सारा पढ़ना तो वेस्ट हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपना जितना हमने तैयारी करी है क्लास 12th में उसको हमें कायदे से यहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें, एलिमिनेशन मेथड जरूर रखिएगा। एलिमिनेशन मेथड में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स किस तरह से करी। आपको यहाँ पे मिस्टेक्स देखनी है और उनको सही करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कैलकुलेशन एरर हो रही है तो उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। डबल चेक करिए, जल्दी से करना सीखिए थोड़ा। तो आप जब ये डेली बेसिस पे करोगे एक बार चेक करो जरूर, क्योंकि आपकी अगर अक्सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो आपको यहाँ डबल चेक करना होगा। रॉन्ग क्लासिफिकेशन अगर बार बार कर रहे हो तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना होगा, कैटेगराइजेशन मतलब कॉन्सेप्ट पे दोबारा काम करना होगा। सबसे सही तरीका यही कि अपने कॉन्सेप्ट्स को सही करो, टेम्पररी रट्टा नहीं मारना है। इग्नोरिंग द एडजस्टमेंट हम कभी कभी देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में इग्नोर करते हैं, तो वो कतई नहीं करना है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, देखो यही मैंने कहा, डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जब आप एक्चुअल में एग्जाम दोगे तो आपको वो 60 मिनट बहुत कम लगेंगे एंड आप कहोगे मैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया।
इसलिए मॉक टेस्ट रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप ब्लाइंडली गेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ब्लाइंडली गेस वर्क करना शुरू किया कि हर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, हर क्वेश्चन का आंसर ए कर देते हैं, पहले ए कर देते हैं फिर सी कर देते हैं, देखो मैंने अभी बताया वो मार्क्स तो गया, ठीक है, 5 मार्क्स तो गए ही गए, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा मार्क्स और जाएगा। अब खुद सोच लो कि गेस वर्क में कितना डेंजर है, ठीक है, पता चला ही जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी डूब गए, ठीक। आप नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस केयरफुली, टाइम कम है मैं मान रही हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चंस को पूरा ही ना पढ़ो, आप जल्दी जल्दी के चक्कर में पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर दो। पूरे क्वेश्चन का देखो, अकाउंटेंसी का खेल है कॉन्सेप्ट, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा क्वेश्चन का, आप यहीं पे फेल हो जाओगे, तो फेल नहीं होना है ना, तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट से अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करो एंड वहां पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज अभी से हैबिट डालो। इसके लिए हैबिचुअल होना पड़ेगा, एक दिन में कोई हैबिट नहीं क्रिएट होती है। कोई भी अगर एकदम से आपको मॉक टेस्ट दे देगा या फिर आपको कहेगा ये पेपर करके दिखाओ, तो आपको वहां पे एरर ज्यादा होंगे, बट आप जब उसी चीज को बार बार करोगे तो एरर्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। दिस बिल्ड्स विद द प्रैक्टिस, आपकी जो नॉलेज होती है वो और निखर के आती है। चलो अब आगे हम बात करें, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले आपकी जो आदत है एनसीईआरटी अवॉइड करके दुनिया जहान से पढ़ने की, तो बेटा एनसीईआरटी तो यहाँ की टू सक्सेस है। जैसे की टू सक्सेस सीबीएसई में थी, वैसे यहाँ पे भी ये की टू सक्सेस है। आपको एनसीईआरटी को लेके चलना ही चलना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस वहीं से बन के आ जाते हैं, वहां कोई एक लाइन लिखी होगी उससे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। देन कैलकुलेशन एरर्स इन न्यूमेरिकल्स, ये तो डबल चेक करनी ही करनी है। रॉन्ग क्लासिफिकेशन, कंफ्यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, नॉट अंडरस्टैंडिंग द एडजस्टमेंट, पुअर टाइम मैनेजमेंट। सो दीज आर दी कॉमन मिस्टेक जो कि हर बच्चा करता है एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, बट आपको नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इनको आपको रखना है इन कंट्रोल, ताकि आपका सीयूईटी का एग्जाम एकदम अच्छे से रहे और आपके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। चलो नाउ स्कोर मैक्सिमाइजेशन करने के लिए आपको एग्जाम के डे पे कुछ इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कर सकते हो। आपको सबसे पहले 15 मिनट जो मिल रहा है, तो आपको जो लग रहा है जिनके आंसर तुरंत हो जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर एक बार में क्लिक कर जा रहे हैं, 1 सेकंड में, कि अरे इसका तो ये होगा, ठीक है, उनको पहले पिक करो, उन्हें पहले लगाते जाओ। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लिक कर जाएगा कि अच्छा इसका आंसर तो ये होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उनको लगाते जाओ। जो थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं, जहां पे कोर कॉन्सेप्ट लगाए जा रहे हैं, उसे राउंड 2 में करो, उसे अगले 25 मिनट में जरूर। और जो थोड़े चैलेंजिंग हैं, लग रहा है बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, उनको नेक्स्ट राउंड में उनको सॉल्व करना, ठीक है। तो इस तरह से अपने समय को बांटना है। कोशिश करनी है कि लास्ट के 5 और 10 मिनट्स हमारे पास बचे, क्योंकि हमें अपना जितना भी हमने सॉल्व किया उसको रिव्यू भी तो करना है। रिव्यू करने से क्या होगा, अगर कुछ गलती हो भी रही होगी तो हम उसे सही कर लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड है ना, तो उसे सही करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। अगर देखेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट प्रिपरेशन में, अगर हम देखें सिंगल करेक्ट आंसर करना है, इसके लिए आपको जो तैयारी करनी है एनसीईआरटी की मास्टरी करनी है और एमसीक्यू रोज प्रैक्टिस करने हैं। जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सिंगल करेक्ट आंसर आ सकते हैं, मैच द कॉलम आ सकते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड आ सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड आ सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इन एमसीक्यू फॉर्मेट इन सीयूईटी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके नाउ फाइनल मंत्रा। देखो अकाउंटेंसी को अक्सर लोग मेमोराइजिंग का गेम मान लेते हैं, तो ये कोई मेमोराइजिंग का गेम नहीं है। हम जब लॉजिक समझ लेंगे बिहाइंड ईच एंड एवरी डेबिट एंड क्रेडिट कोर कॉन्सेप्ट के पीछे, तो वहीं पे हमारी आधी सी ज्यादा हमारी जंग की जीत हासिल हो जाती है, क्योंकि हम वहां पे हमने ऑलरेडी अपने कॉन्सेप्ट पे काम कर रखा है। मॉक टेस्ट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में जो आपको इंक्लूड करना है आज से, अभी से, इट इज एनसीईआरटी को आपको कंसिडर करना है, फॉर्मेट प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मेट को नहीं छोड़ना है, न्यूमेरिकल एक्यूरेसी रखनी है, मॉक टेस्ट रोज लगाने हैं और कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आज एक एमसीक्यू लगाया, एक मॉक टेस्ट लगाया, अब 4 दिन बाद करें, नहीं, डेली करो बेटा। और अगर छोटे छोटे से तो आदत नहीं है 1 घंटा बैठने की, तो आप एक काम करो, आधा घंटा बैठना शुरू करो, 30 मिनट्स के लगाना शुरू करो, और उस 30 मिनट को भी नहीं, उसको 20 से 25 मिनट में लगाओ एंड कोशिश करो उस 20 to 25 मिनट्स में आप कम से कम 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। चलो
नेक्स्ट, सो दैट्स ऑल। सो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी जहां मैंने आपको बताया इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू दी CUET अकाउंटेंसी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो, ताकि जब हमारी लाइव क्लासेस एंड जब हमारे रिलेटेड CUET से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो आप तक राइट टाइम पे पहुंच जाए, ताकि आपकी तैयारी में मैं आपकी उतनी ही हेल्प कर सकूं जिस तरह से मैंने आपकी अभी क्लास 12 के एग्जाम में हेल्प करी है। सो अगर आपको चाहिए कि हाँ हमें यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कोई अच्छे से करा दे, कोई हमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करा दे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करा दे, तो इसके लिए आया है दृष्टि CUET, जहां पे मैं श्वेता तिवारी आपकी इस तैयारी में आपका साथ देने के लिए पूरी तरह से रेडी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू ईच एंड एवरीवन बच्चा लोग। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।